हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एकेडमी चैनल। तो आज समझ गए होंगे आप थंबनेल देख करके कि आज हम जीएस क्लास करने वाले हैं जो जनरल कंपटीशन के लिए है, रेलवे एसएससी बैंकिंग वगैरह के लिए, सीएचएसएल, जो भी क्लर्क वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे पहले आप नए हैं तो इससे पहले जितना हम वीडियो डाले हुए हैं वो सब वीडियो आप देख ले जा करके। और साथ ही साथ मैथ्स का भी क्लास चल रहा है, आप जानते होंगे, तो मैथ्स क्लास भी है और बेसिक मैथ भी चलता है, कंपटीशन का मैथ भी चलता है, तो वो सब भी देखें प्लीज़, जाकर वीडियो सब देखें, आपको सिस्टमेटिक वे से सारे वीडियो को देखें, बहुत ही फायदा होगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले जब भी अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के लिए कंटिन्यू करते हैं उसको जो भी हम कर रहे थे यहाँ पे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमने वहाँ पे किया हुआ था प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्या क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे है, लॉन्ग रन के लिए हम लिए है लॉन्ग रन लॉ, इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे पहले था तो यहाँ पे स्टेज और 1 2 3 करके दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में देख सकते हैं व्हेन एमपी इंक्रीजेस देन टीपी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट। तो बात करें एमपी का, तो एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, देख सकते हैं विद द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रेट जो है उसी रेट से वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 में देख सकते हैं कि व्हेन एमपी डिक्रीज कांस्टेंट, यहाँ पे एमपी देखिए कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है। तो इस केस के लिए कहना टीपी इंक्रीज विथ कांस्टेंट, तो भी टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली। मतलब देखिए यहाँ पे 12 इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ पे 12 इंक्रीज किया, तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये 12 था तो 12 से इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे डिक्रीज कर रहा था 10 प्लस, जैसे कि यहाँ पे 10 12 22 फिर 14 22 को ऐड करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो इसी रेट से हो रहा था। उसके बाद स्टेज 3 की बात करें तो व्हेन एमपी डिक्रीजेस देन टीपी इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट। तो ये डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट, ये डिक्रीजिंग रेट से ही इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं 72 से 82 हो गया, 82 में फिर से क्या कर रहे हैं, और 8 को ऐड कर रहे हैं, 90 फिर 6 को ऐड 96, तो ये डिक्रीजिंग रेट से ही इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से मतलब यहाँ पे है कि 3 स्टेज दिया हुआ है, तीनों स्टेज यहाँ पे एक्सप्लेन कर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप विजिबल होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें कॉपी में, तब आप अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि यहाँ पे लिखा हुआ टोटल कॉस्ट का जो होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होता है, एफसी प्लस वीसी, मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका देखिए इस तरह से टेबल बना हुआ है, यूनिट जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 अप टू 9, और वेरिएबल कॉस्ट है, इधर फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितना होगा हमारे, ये दोनों प्लस करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है। तो ये प्लस करके इधर लिखे, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट है इधर। अब रही बात की मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है क्या होता है, चेंजिंग वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजिंग होता है उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ भी किस शेप का होता है, यू शेप का होता है। और भी किसका यू शेप का ग्राफ हुआ था, आप पहले बताए हुए थे कि और जो ग्राफ होता है यू शेप का वो वेरिएबल कॉस्ट का होता है। तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट का जब शेप यानी ग्राफ का शेप जो होता है यू शेप का होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट तो उसी का पार्ट है ना, उसी में जो वेरिएबल में ही चेंजिंग जो आता है उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इसका भी जो ग्राफ होता है वो यू शेप का होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो उसके बाद का जो है ये टॉपिक है इस तरह से, जो कि रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिवेन्यू आगाम जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्या क्या होता है, जैसे टोटल रिवेन्यू की बात करें टीआर, तो टीआर मींस टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू किसको बोलते हैं, ओवरऑल रिवेन्यू बाय ऑल यूनिट्स, जितना भी यूनिट्स है उनसे सारे से जितना रिवेन्यू होगा कलेक्शन करने के, मतलब जो भी रिवेन्यू होगा पूरे को समराइज करेंगे, पूरे सम करेंगे, पूरे टोटल जो निकालेंगे उसका हमारा उसको जो बोलते हैं वो टोटल रिवेन्यू बोलते हैं। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो ये मान हो गया चेंज इन टोटल रेवेन्यू, जो कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंजिंग आता है वो मार्जिनल बोलते हैं। जैसे पहले बता रहे थे जो भी मार्जिनल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू में जो चेंजिंग आता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे।
एवरेज रिवेन्यू, रिवेन्यू पर यूनिट, एक यूनिट रिवेन्यू कितना आ रहा है एवरेज निकालेंगे, टोटल रिवेन्यू को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू निकलेगा AR। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्राइस आर कांस्टेंट देन देयर विल बी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी परफेक्ट कंपटीशन के क्वेश्चन पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कब होता है, तो प्राइस कांस्टेंट रहता है तो, या फिर ये भी पूछा जाता है कि परफेक्ट प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, यानी मार्केट में जो भी होता है परफेक्ट कंपटीशन होता है, यानी कांस्टेंट मतलब कि प्राइस बढ़ घट नहीं रहा है, वो प्राइस जो है क्या है कांस्टेंट है, फिक्स है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल बनाया है, चार्ट बनाया है, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, इसका प्राइस है, इसका टोटल रेवेन्यू है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू होगा और ये एवरेज रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये तो खैर आपको चार्ट देखना है, देख के समझ आइएगा, जो भी यहाँ बता रहे हैं उसी तरह से होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइस इज कांस्टेंट, जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बोलते हैं, प्राइस कांस्टेंट होता है तो उसको परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि कभी कभी वो परफेक्ट कंपटीशन लिख देगा तो प्राइस कांस्टेंट समझ लेना होगा, या फिर परफेक्ट प्राइस कांस्टेंट लिखेगा तो परफेक्ट कंपटीशन को समझ लेना होगा। तो दोनों वर्ड में से कोई भी, दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकता है कहीं पे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि MR इज इक्वल टू, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जब भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी पार कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखें, उन चीज़ों को नोट डाउन कर लें और फिर उसके बाद देखें। तो इसको कई बार 2-3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत चीज़, ये जो मैथ्स है बहुत ही ईजी वाला मैथ्स है, तो ये मैथमेटिक्स ही यूज़ हुआ है यहाँ पे, जो स्टैटिक्स वगैरह से रिलेटेड होता है उसे यहाँ पे एक चार्ट और ये जो बनाया गया है टेबल वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और हालांकि इतना लंबा लंबा नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा ऐसा, इसी में छोड़ा गया, जैसे बताया जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन कब होता है तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो या पर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है। प्राइस कांस्टेंट बोल देगा तो क्या होता है, तो उसमें बहुत सारा देगा, तो परफेक्ट कंपटीशन उसमें हाँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा ऑप्शन, तो वो होगा आंसर। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका फुल फॉर्म वगैरह कभी कभी पूछ दिया जाता है, ऐसे ही ज्यादातर ये दोनों क्वेश्चन पूछने लगे, टेबल वबल ये नहीं पूछता है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको और आगे ले चलते हैं, टॉपिक नेक्स्ट लेते हैं। और तो उसके बाद का जो टॉपिक है वो ये है, आप देख सकते हैं कि एक आध, यानी कि जहाँ पे वहाँ पे क्या था, प्राइस कांस्टेंट था, बट यहाँ पे क्या है, प्राइस आर वेरिएबल। तो प्राइस आर वेरिएबल तो क्या, इसका मतलब असमान प्राइस रहता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार होता है, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो जाता है, यानी कि किसी इंडिविजुअल का हाथ में पूरा चला जाता है, यानी किसी मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकार, मतलब समझ सकते हैं कि एकाधिकार मतलब होता है किसी एक का अधिकार। ठीक है, तो किसी एक के अधिकार का कंपटीशन जो भी कंपटीशन मार्केट में होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार हो जाएगा, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो जाएगा। तो इसका इस तरह से चार्ट दिया हुआ, टेबल दिया हुआ, देख सकते हैं। तो आप यहाँ टेबल से देख के बता सकते हैं कि अगर कीमत आसमान हो तो ऐसे केस में जो बताए कि कीमत आसमान हो, या फिर हम जैसे कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि हिंदी वाले की प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वाले की प्रॉब्लम ना हो, दोनों ही वाले, दोनों लैंग्वेज वाले के समझ में आ जाएगा। तो ये कीमत आसमान मतलब कि क्या है, प्राइस कौन वेरिएबल है, एकाधिकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, तो एकाधिकार जहाँ भी आसमान बोलेंगे तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार बोलेंगे, या फिर ये बोलेंगे तो इसका मतलब ये है, दोनों में से कोई भी एक वर्ड बोलेंगे दोनों ऑब्वियस रहेगा। में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है छोटा होता है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। यहाँ पे लिखा हुआ है MR जो है AR से छोटा होगा, या फिर MR इज लेस देन AR। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, तो ये होता है। इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और यदि जैसे कि पहले प्रॉब्लम बताएं कि यदि प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को नोट डाउन करें और उसको 2-3 बार पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मैक्सिमम जो है एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आसमान कीमत यदि आसमान हो तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में जो होता है रिलेशनशिप, तो वो बताना होगा। तो यहाँ पे ये होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है बहुत सारा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और भी सारा ऑप्शन रह सकता है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको टेबल बनाने नहीं आएगा, लेकिन ये टेबल बना के एग्जाम एक्सप्लेन करने के लिए
यहाँ पे बताने के लिए टेबल बताया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यानी उसके बाद का जो टॉपिक है वो ये है, आप देख सकते हैं कि मोनोपेंसी जो है, मोनोस्पेंसी में क्या होता है, सिंगल बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। ठीक है, मोनो मतलब सिंपल ही वन होता है। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जिसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन जो होता है परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। जैसे कि पहले बताए हुए हम थे कि जब मोनोपोलिस्टिक के पहले जो था, मतलब जिसका प्राइस जो था फिक्स था, कांस्टेंट था, तो ऐसे केस में क्या होता था, क्या हो रहा था, परफेक्ट कंपटीशन हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, हेट्रोजेनियस विषम वस्तुएं होता है, वस्तु अलग अलग होता है। इसमें पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वगैरह लगने के चांस रहता है। ठीक है, आप कॉपी नहीं कर सकते हैं दूसरे का, खुद का अपना होना चाहिए, तब ये यानी कि हर का इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है जो कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है ये सब। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, और ये सबको आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो का अब इसमें जीएस में जो भी जितना छोटा छोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो और माइक्रो, ये दो चीज़ याद करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे इकोनॉमिक्स को लेकर के, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो के इंतजार कीजिए, जल्दी ही वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों वगैरह में। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।